Hello everyone, this is Yashwantan Sharma and I welcome you all to this online platform channel with the e-learning point. And as you all know that we are going to discuss many practice set related to your examination, especially SSC examinations. And now we are here with a new practice set, and as you can see, combined graduate level examination 2019 tier first 3/3/2020 और ये जो शिफ्ट है आपकी वो है 11 से 12 बजे की है। सॉरी, ये गलत लिख गया, 11 से 12 बजे की शिफ्ट है। क्लियर। तो ये जो शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आया था, देखिए 2020 का जो शिफ्ट थी वो मैंने आपको सारी कराई, उसमें प्रैक्टिस सेट जितने भी हम लोगों के पास अवेलेबल थे वो आपको कराए। अब हम वापस भी थोड़ा सा पीछे लौट रहे हैं, तो 2020 के बाद 2019 को कवर करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें जो है वो तो अलग हो जाती हैं, क्योंकि पैटर्न जब से चेंज हुआ है तो लगभग 2-3 सालों से पैटर्न सेम चल रहा है, तो उसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने हैं ताकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में जो आपका स्कोर है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इंप्रूव हो सके। क्लियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम की बात करेंगे हम लोग आज भी, तो टॉपिक शुरू करते हैं आपका। क्वेश्चन फर्स्ट, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। क्लियर। तो ये करेक्ट ऑर्डर में आप लोगों को बताना है। ये पैरा जम्बल्ड दिया गया है, और जैसा मैं आप लोगों को हर बार बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप लोगों को कोई सीक्वेंस हो। तो सीक्वेंस का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि एरर से ही शुरुआत हो रही है, या कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्ड से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग सीक्वेंस आपके हो सकते हैं। PQR से शुरुआत कर सकते हैं, पैराजम्बल से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप लोगों के क्लोज टेस्ट दे दे शुरुआत में, या आपको कोई इडियम्स दे दे या एंटोनिम दे दे, सिनोनिम्स दे दे। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीज़ें सब सारी सेम है। 25 क्वेश्चन हमें करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर। फिर भी जो रेट है पॉपुलेशन का इंक्रीज जो हुआ है वो अनदर फैक्टर है, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या करने का, विचार करने का, कंसीडर करने का। क्लियर। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। ये चेंज किया जा सकता है 2 तरीके से। अब आप लोगों को पता है कि कोई भी सेंटेंस हाउएवर से तो शुरू होगा नहीं, क्योंकि हाउएवर जो होता है वो जनरली कंक्लूडिंग होता है, कंजंक्शन होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्रोनाउन होता है, वैसे तो यहाँ ये एडजेक्टिव है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, वो हमेशा अपने नाउन के बाद ही यूज होते हैं। क्लियर। तो प्रोनाउन हमेशा बाद में आता है, पहले क्या आता है, नाउन आता है। तो यहां से शुरुआत नहीं करेंगे। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो रेफर करती है किसको, चेंज को। किसमें चेंज, जो संख्या में चेंज होता है, जो इनहेबिटेंट्स है, वहां जो रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या में जो परिवर्तन होता है। किसी भी देश की जो इनहेबिटेंट्स होते हैं उनकी संख्या में जो परिवर्तन होता है, जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है वो रेफर्स करती है उस परिवर्तन को। क्लियर। तो यहां से शुरुआत हम कर सकते हैं। फर्स्ट इन द टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स, पहला एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म में, और सेकंड है परसेंटेज चेंज, या तो नंबर के रूप में या परसेंटेज चेंज के रूप में। तो ये फर्स्ट इन द टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, यहां से भी शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी किससे, सी से। तो मेरे हिसाब से इसमें वो नहीं दिए ऑप्शन, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले ले लेते हैं हम किसको, सी को। सी का मतलब ये हो गया, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है वो रेफर्स करती है उस परिवर्तन को जो संख्या होती है किसकी, इनहेबिटेंट्स की संख्या में जो परिवर्तन होता है। और कौन से इनहेबिटेंट्स, जो किसी कंट्री में रहते हैं। तो इसके बाद अब हमें चाहिए आगे, तो फर्स्ट इन द टर्म ऑफ, तो फर्स्ट हम बाद में लेंगे। दिस चेंज, ये चेंज, कौन सा चेंज, ये जो चेंज हो रहा है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। जो कंट्री के इनहेबिटेंट्स की संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है, तो उसी चेंज के बारे में बात कर रही है। तो कौन सा चेंज, ये वाला चेंज। क्लियर। ये चेंज जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, इस चेंज के लिए आ रहा है। तो आप एक बात समझिए कि इसके बाद तुरंत क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए कि दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। ये जो परिवर्तन हो रहा है संख्या में इनहेबिटेंट्स की, ये 2 तरीके से क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो सी के बाद आ जाएगा आपका बी, सी के बाद आ जाएगा बी। क्लियर। 2 तरीके से, कौन से, देखिए 2 तरीके से कैसे हो सकता है। फर्स्ट इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स, पहला। 2 तरीके कौन से, 2 तरीके बात कर रहा है, तो 2 तरीके आ गए। पहला एब्सोल्यूट नंबर्स के हिसाब से, यानी 2 तरीके से चेंजेस कैसे, या तो संख्या में परिवर्तन होगा, और किसमें परिवर्तन होगा, परसेंटेज में। तो ये कह रहा है फर्स्ट इन द टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, जो पहला चेंज की बात कर रही है किसमें, एब्सोल्यूट नंबर में जो परिवर्तन होगा। एंड सेकंड इन टर्म ऑफ परसेंटेज चेंज, ये कह रहे थे कि 2 तरीके से चेंज हो सकता है। तो दोनों तरीके दिए गए, पहला नंबर में उनके, दूसरा परसेंटेज में। तो ये हो जाएगा सी बी, और उसके बाद आ जाएगा डी। हाउएवर, कंक्लूडिंग होता है हाउएवर, जनरली जो हाउएवर आता है वो हमेशा हम लोग लास्ट वगैरह में ही लेते हैं। तो हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर। यद्यपि जो रेट है पॉपुलेशन की, जो पॉपुलेशन की संख्या में वृद्धि हुई है, जो रेट में वृद्धि हुई है, वो दूसरा इंपॉर्टेंट
फैक्टर है क्या करने के लिए, कंसीडर करने के लिए। तो CBDA ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका CBDA। क्लियर? तो इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें सिनोनिम बताना है। अब देखिए सिनोनिम की अगर हम बात करें तो ऑब्लिगेटरी का जो मतलब होता है वो होता है बहुत ज्यादा कैसा, आवश्यक। ऑब्लिगेटरी का जो मतलब होता है वो होता है आवश्यक, और आवश्यक का मतलब एसेंशियल, TIAL, एसेंशियल। क्लियर? नेसेसरी, एसेंशियल, ये होते हैं आवश्यक। तो ऑब्लिगेटरी की अगर हम बात करें तो ऑब्लिगेटरी देखिए रैकलेस होगा नहीं, क्योंकि रैकलेस का मतलब केयरलेस होता है। रैकलेस जो होता है वो किसके लिए आता है, केयरलेस के लिए आता है। यूजलेस जो आता है ये बेकार के लिए आता है। क्लियर? यूजलेस किसके लिए आता है, बेकार के लिए। मैंडेटरी का मतलब होता है आवश्यक, जो वर्ड होता है मैंडेटरी उसका मतलब होता है आवश्यक। क्लियर? नेसेसरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी ये सब किसके लिए आते हैं, आवश्यक के अर्थ में। कंपलसरी एक वर्ड और आता है ना, कंपलसरी, तो वो भी इसके लिए आता है। तो मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, एसेंशियल, कंपलसरी, नेसेसरी, ये सब वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। एग्रेसिव जानते हैं आप लोग, एग्रेसिव होता है बहुत ज्यादा कैसा, आक्रामक। क्लियर? एक्रीमोनियस वर्ड आता है इसके लिए, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस मतलब कॉलेरिक, वन हु इज ऑलवेज इन अ वॉर लाइक मूड, जो हमेशा किस में रहता है, लड़ाई के मूड में रहता है। क्लियर? तो अब यहां पर हम लोग सिनोनिम बता रहे हैं, तो सिनोनिम जो होगा ऑब्लिगेटरी का वो होगा मैंडेटरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। अब आप लोगों से पूछा गया है इसमें कि मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड से इसको आपको फिल करना है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड की बात करें तो सेंटेंस दे रखा है, वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस। हमें मदद देनी चाहिए किसको, होमलेस को, जो डेस्टिट्यूट है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, और कैसे लोग, जो अपंग लोग हैं। क्लियर? जो अपंग लोग हैं उनको मदद देनी चाहिए। तो रेंडर की अगर हम बात करें तो रेंडर का मतलब जो होता है वो होता है देना। क्लियर? या प्रदान करना, प्रदान करना। कंट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो ये होता है योगदान देना, योगदान देना। क्लियर? डोनेट की अगर हम बात करें तो डोनेट होता है एक तरीके से चंदा देना, डोनेट होता है दान देना, दान देना। और एक्सर्ट का मतलब होता है टू फोर्स, बाध्य करना, बाध्य करना, टू फोर्स। अब आप देखिए इसमें से कौन सा सही रहेगा। तो आप कहेंगे वी मस्ट डैश हेल्प टू होमलेस। इतना तो कंफर्म है कि अगर ये वर्ब आ रही है तो ये हेल्प जो है वो नाउन है, मदद देनी चाहिए, सहायता देनी चाहिए होमलेस को और फिजिकली डिसेबल्ड को। क्लियर? आप सभी जानते हो कि एवरी सिंगल वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट बी अ पार्ट ऑफ स्पीच, वेदर इट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये एक नाउन है और नाउन के लिए हमें वर्ब चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, रेंडर, देनी चाहिए। मदद क्या करनी चाहिए, रेंडर करनी चाहिए, देनी चाहिए। क्लियर? योगदान करने के लिए, मदद करने के लिए नहीं आएगा, या दान देने के लिए मदद, दान नहीं दी जाती, योगदान नहीं दिया जाता। एक्सर्ट, बाध्य करना, मदद के लिए बाध्य करना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन होगा हमें मदद करनी चाहिए, देनी चाहिए, किसको, होमलेस और फिजिकली डिसेबल्ड पीपल को। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1। क्लियर? तो आप लोगों को मैं शुरुआत से ये बताता आ रहा हूं कि जो वेटेज होता है वो वर्ड्स का काफी होता है एसएससी एग्जामिनेशन में स्पेशली। और ऐसा नहीं कि हम लोग केवल प्रीलिम्स के ही सेट कर रहे हैं, क्योंकि अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है वो आपका प्रीलिम्स है। अभी फिलहाल मेंस चल रहा है, लेकिन मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चीज़ों को पढ़ चुके हैं, तो अगर वो चाहें तो मैं एक दो प्रैक्टिस सेट मेंस के भी ले आऊँगा आप लोगों के लिए। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो बहुत, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइड है, मेंस के लिए आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नहीं तो फिर हम ये पढ़ ही रहे हैं। क्लियर? और ये दोनों चीज़ों के लिए लाभदायक है। देखिए एसएससी सीजीएल का जो प्रीलिम्स, एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो फॉर्म फिल हो चुके हैं, 23 लास्ट थी शायद। और उसके बाद अब जो 1 या 2 तारीख से शुरू हो जाएंगे वो आपके एसएससी सीएचएसएल के हो जाएंगे। तो सीएचएसएल या सीजीएल में बहुत ज़्यादा लेवल का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तरीका ही होता है, पैटर्न यही होता है सारा। क्लियर? तो आप लोगों को वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं 12th स्टैंडर्ड से। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इस सेंटेंस में आपको सेगमेंट में अलग अलग, इसी सेंटेंस को 4 भागों में डिवाइड कर दिया और आपसे पूछा गया है कि इसमें किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है। तो आप समझिए, सेंटेंस कह रहा है वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, कि हमारे स्कूल के जितने भी लड़के थे उनमें से एक सिलेक्ट हो गया है किसके लिए, नेशनल चैंपियनशिप, बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए। क्लियर? तो आप एक बात समझिए, मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि अगर सेंटेंस ये कह रहा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज कम, इसका मतलब यह है कि ऑफ का यूज किस लिए हो रहा है, सिलेक्शन के लिए हो रहा है। और यह बात मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको नाउन जब पढ़ाए थे तब बताई थी कि ऑफ का यूज किस लिए होता है, सिलेक्शन के लिए। अगर ऑफ का यूज सिलेक्शन के लिए हो रहा है तो नाउन तो प्लूरल आएगा। तो फ्रेंड्स सही है कि भाई मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से एक आया है।
कौन आया है, एक आया है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो क्या है, वन है। अगर सब्जेक्ट वन है तो वन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज गॉट अ प्राइज, ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज गॉट अ प्राइज, कि जितने भी लड़के जिन्होंने प्राइज जीता वह उन लड़कों में से एक है। क्लियर। अब ऑफ यहां भी आ रहा है सिलेक्शन के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि अगर ये वर्ड आ गया, क्या वर्ड है, हु क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन आते ही, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट के पास आता है, तो द बॉयज जो हो जाएगा इसका एंटीसीडेंट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, हु किसके लिए आया है, द बॉयज के लिए आया है। अगर हु द बॉयज के लिए आया है तो सीधी सी बात है जो वर्ब आएगी वो भी द बॉयज के अकॉर्डिंग आएगी, तो क्या आएगा, हैव आएगा। सेंटेंस जो होगा वो होगा ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव गॉट अ प्राइज, जिन लड़कों को प्राइज मिला है वह उन लड़कों में से एक है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है हमारे पास तो फिर इसका मतलब यह होगा कि जितने भी फ्रेंड है मेरे उनमें से एक आया है, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा ये। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो फिर सब्जेक्ट ये होगा इस वर्ब का। क्लियर। तो अब देखिए एरर जो है वो किसमें है, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड, कि जितने भी बॉयज हैं हमारे स्कूल के, जितने भी लड़के हैं हमारे स्कूल के, उनमें से एक सिलेक्ट हुआ है। तो एक सिलेक्ट हुआ है तो क्या आना चाहिए, हैज बीन सिलेक्टेड। क्लियर। तो ऑप्शन जो होगा वो होगा एरर किसमें, पार्ट ए में। ये बहुत बेसिक सी बात है, अगर आप नाउन अच्छे तरीके से पढ़ोगे, उस नाउन का जो मैंने आप लोगों को कराया है शुरू से, जितने भी 11-12 चैप्टर उसमें डाले हैं, आप लोग अगर उसे अच्छे तरीके से कवर करोगे तो आपकी चीजें ये सारी कवर हो जाएंगी, इसमें अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। अब देखिए ये एक एक्टिव वॉइस है, हमें इसका पैसिव बनाना है, तो सीधी सी बात है, देखिए टेंस देख लिया करो। टेंस किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। टेंस किसमें आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी इज आर एम, और ये होती है किसमें, पैसिव में। क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम। वैसे डू या डज होती है टेंस में। तो इज आर एम किस में आ रहा है ये देख लो बस। अब क्योंकि सब्जेक्ट क्या बनाना है आपको, द वर्क। द वर्क जो है ऑब्जेक्ट है यहां पर, द मैनेजर कीप्स द वर्क, तो द वर्क को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। अब द वर्क सब्जेक्ट किस में बनना है, इसमें भी बनना है, इसमें भी बनना है, इसमें भी बनना है, इसमें भी बनना है। लेकिन इज किसके साथ आ रहा है, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल होता है, तो पैसिव में जब बनाओगे तो इज लगाओगे, तो इज आ गया, कीप का कैप्ट हो गया, पेंडिंग आ गया बाय द मैनेजर। द वर्क इज कैप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। क्लियर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, select the most appropriate option or to substitute the underlined segment of the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. The director will agree. ये देखिए वही है, फिर से सब्स्टिट्यूशन के लिए बोला इसने, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, अंडरलाइन नहीं किया गया है। तो सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, एग्री यहां से हो गई है, जिसको सब्स्टिट्यूट करना है आपको, ठीक, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब आपको इस सब्स्टिट्यूट करना है, इस लाइन, इस अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है इनसे, कि किससे कौन सा इसमें सही होना चाहिए। तो सेंटेंस दिया गया, द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल। जो डायरेक्टर वो एग्री हो जाएंगे किससे, प्रपोजल से, इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। अगर हम बजट को नहीं बढ़ाते, अगर हम बजट को नहीं बढ़ाते तो डायरेक्टर जो वो क्या हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे किससे, प्रपोजल से। अब आप लोग जानते हो कि एग्री के साथ विद आता है जब हम किसी व्यक्ति से, क्लियर, जानदार व्यक्ति से, जब हम किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो क्या आता है, एग्री विद। अगर किसी वस्तु से तो एग्री एट आता है, थिंग के लिए। क्लियर। अगर किसी प्रपोजल से सहमत है तो हमेशा क्या आता है, टू आता है। अगर आप किसी प्रस्ताव से सहमत हैं तो वहां पर फिर क्या आता है, टू आता है। तो एग्री के साथ यहां पर, क्योंकि प्रस्ताव से वो हो जाएगा, एग्री हो जाएंगे, तो यहां पर क्या आना चाहिए, प्रस्ताव के लिए जो वर्ड आना चाहिए वो एग्री टू द प्रपोजल। अगर आप एग्री है किससे, किसी प्रपोजल से, तो उसके लिए टू आता है। अगर आप एग्री किसी चीज से हैं तो उसके लिए एट आता है। अगर आप किसी व्यक्ति से एग्री है तो उसके लिए विद आता है। क्लियर। आप लोग ये जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पैसेज दिया गया है, कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट टू अ मैन। इट कैन बी लर्न्ड बाय आवर डैश एफर्ट्स। Today's success in our professional life depends on our dash to read, write, speak well, which result in effective communication. Various dash communication hinder the communication process. It is very important to dash these barriers so that the transmission of the message can be smooth. आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रोफेशन में हो आप, क्या कोई भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप चाहते हो, तो हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि आपकी जो स्किल्स है, स्पीकिंग, लर्निंग,
हियरिंग, जी सारी स्किल्स जो होनी चाहिए, टोटल ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए आपका, बहुत तभी सही हो पाएगा जब आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। क्लियर? तो स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और स्किल्स की जरूरत पड़ती है किसमें? कम्युनिकेशन में। आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से आप लोग अपने विचारों को रखते हैं, तो वही सारी बातें इसमें बताई गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन अ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन। कम्युनिकेशन एक बहुत ही कैसा रोल निभाता है व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट में? तो आप कहेंगे कम्युनिकेशन प्लेज अ बेटर रोल, टोटल रोल, लाइफलेस ऑफ, वाइटल। वाइटल का मतलब होता है बहुत ज्यादा कैसा? महत्वपूर्ण। क्लियर? वाइटल होता है एकदम शक्तिशाली, जिसे बोलते हैं वाइटल होता है क्या? शक्तिशाली। तो कम्युनिकेशन जो है एक वाइटल रोल, एक शक्तिशाली रोल प्ले करता है, यानी वार्तालाप जो है एक शक्तिशाली रोल प्ले करती है किसमें? आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में, कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो। क्लियर? आगे कह रहा है इट कैन बी लर्न बाई आवर डैश एफर्ट्स, और यह सीखी जा सकती है। ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो सीखी जा सकती है। किसके द्वारा सीखी जा सकती है? इट कैन बी लर्न बाई आवर डैश एफर्ट्स, हमारे कैसे प्रयासों से? अनक्लियर प्रयासों से तो नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, बिल्कुल अपोजिट। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट प्रयासों से भी नहीं करोगे। इंपॉर्टेंट प्रयास भी नहीं आएगा, कैसा? कॉन्शियस। लगातार अगर हम जागरूक हैं किसी चीज को, किसी प्रयास को लेकर, और लगातार उसे कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसमें डेवलपमेंट होना स्वाभाविक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? कॉन्शियस डेवलपमेंट। दूसरे में क्या हो जाएगा? कॉन्शियस एफर्ट, लगातार प्रयासों से, जागरूक प्रयासों से। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डैश। आज जो सफलता है हमारे जीवन में, जो प्रोफेशनल लाइफ में, वो डिपेंड है हमारे किस पर? डैश टू रीड, डैश टू रीड। वैरायटी, फैसिलिटी, एजिलिटी। देखिए एजिलिटी होता है चपलता। क्लियर? वैरायटी विभिन्नता, फैसिलिटी होता है सुविधा या एबिलिटी। तो हमारी जो एबिलिटी है किस चीज की? पढ़ने की, लिखने की, बोलने की। तो प्रोफेशनल लाइफ का जो सक्सेस है पूरी तरीके से डिपेंड करती है हमारी जो एबिलिटी है किसी चीज को पढ़ने की, लिखने की या बोलने की। वेल अच्छे तरीके से, विच रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और जो रिजल्ट जिसका निकलता है किसके बाद? किसमें? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। क्लियर? तो जिसका जो रिजल्ट निकलता है वो किसमें निकलता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी, या आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होगी, तो आपका कम्युनिकेशन भी सीधी सी बात अच्छा होगा, तो प्रोफेशनल लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। इट इज वेरी, ये हो गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू डैश कम्युनिकेशन। देखिए बार बार मेरे मुंह से टू निकल रहा है, क्योंकि बैरियर्स के साथ जो प्रपोजिशन आता है वो टू आता है। बैरियर का मतलब ये होता है रोक। क्लियर? रुकावटें। तो हिंड्रेंस के साथ भी टू आता है, हर्डल के साथ टू, तो बैरियर्स के साथ क्या आता है? प्रपोजिशन टू आता है। अब देखते हैं टू है, हाँ बिल्कुल। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं कम्युनिकेशन में, हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो क्या करती है? कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसको रोकती हैं। अगर आप किसी स्किल्स में अच्छे नहीं है, अगर आप रीडिंग में अच्छे नहीं है, राइटिंग में अच्छे नहीं है, तो सीधी सी बात है आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी नहीं होंगी, उसमें रुकावटें पैदा होंगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्या करना? स्ट्रेंथन, क्रिएट, ओवरकम, सक्सीड दीज बैरियर्स, इन बैरियर्स पर विजय प्राप्त करना। इन बैरियर्स को मजबूत बनाना नहीं होगा, सक्सीड नहीं होगा, उन पर विजय प्राप्त करना। क्लियर? सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ, ताकि जो ट्रांसमिशन है, जो आप बताना चाह रहे हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आप, क्लियर, तो आप उसे आसानी से एक्सप्रेस कर सकें। क्लियर? तो ये पूरा पैराग्राफ था, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसे करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोगों की जो वर्ड पावर होना चाहिए वो तो अच्छा होना ही चाहिए, इसके अलावा जो आपकी रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग स्किल्स इन द सेंस कि अगर आप जब किसी चीज को पढ़ते हो तो आपके कितना समझ में आता है, क्लियर, कितना आपको उसमें, जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई वर्ड का मतलब, पर्टिकुलर वर्ड का मतलब नहीं पता तो आप उसे उसी में अटक जाओ। आप कभी कभी क्या होता है कि कभी इन्हें भावों से समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर? हालांकि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ये बातें तब के लिए जब आप लोगों के पास समय ना हो, लेकिन जब समय है तो आप लोग ध्यान दीजिए अपनी रीडिंग स्किल्स पर कि जो भी आप पढ़ें कम से कम उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो आपके समझ में आए। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ये नहीं है, क्योंकि इसका जो वर्ड होता है वो होता है EXHAUST, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब होता है कंप्लीटली टायर्ड। क्लियर? दूसरा है एग्जिबिट। एग्जिबिट सही है, क्योंकि एग्जिबिट का मतलब जो होता है वो होता है प्रदर्शित करना। क्लियर? इसका मतलब जो होता है वो होता है प्रदर्शित करना, प्रदर्शित, या रिवील भी होता है इसका मतलब, REVEAL, रिवील होता है। वैसे एग्जिबिट का जो आपने पढ़ा भी होगा, एग्जीबिशन होता है। एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है? नुमाइश होता है, तो ये प्रदर्शन करना ही लिखना इसका, प्रदर्शित करना। क्लियर? हाँ ये सही है बिल्कुल। एक्सेल जो होता है EXHAL होता है, एक्सेल, सांस छोड़ना। इनहेल और एक्सेल जानते हैं आप लोग, इनहेल मतलब सांस लेना और एक्सेल मतलब सांस छोड़ना।
एक्सट्रैक्ट की अब बात करें तो EXTRACT, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट होता है समरी, क्लियर, समरी सारांश, आप जानते हैं। तो समरी या एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सारांश। तो ऑप्शन जो होगा वो होगा इसका सही सेकंड। टू टेक फ्रेंच लीव, देखिए फ्रेंच लीव क्या होता है? फ्रेंच लीव होती है ऐसी लीव जो विदाउट परमिशन ली जाती है। आप किसी प्रोफेशन में काम करते हैं और प्रोफेशन में क्या होता है कि जब आप लीव लेते हैं तो अगर कैजुअल लीव है तो बात अलग है उसकी, लेकिन जब आपको पता होता है कि मुझे लीव लेनी है तो वहां पर जो लीव लेते हैं आप बिना बताए तो उसे बोलते हैं फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव ऐसी छुट्टी जो बिना परमिशन के ली जाती है, क्लियर। तो ये मुहावरा होता है वेलकम द होस्ट, ये होगा नहीं। एक्नॉलेज द होस्ट, लीव विद रिटन परमिशन, ये होगा नहीं। लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, देखिए इंटीमेशन का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, इंटीमेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। तो बिना इंफॉर्मेशन के जो छुट्टी ली जाती है उसे बोलते हैं हम लोग फ्रेंच लीव, क्लियर, याद रखिएगा फ्रेंच लीव। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है, देखिए कितना अच्छा वर्ड है स्किंटिलेटिंग। स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, ग्लिटरिंग, ल्यूमिनस, ग्लिटरिंग, क्लियर। तो कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा कैसा हो, चमकदार हो। स्किंटिलेटिंग या ग्लिटरिंग या ल्यूमिनस, ये सारे वर्ड जो आते हैं वो किसके लिए आते हैं? अच्छा है इसमें सिनोनिम। सिनोनिम पूछा तो ग्लिटरिंग हो जाएगा, क्लियर। बोरिंग जानते हो, डलनेस को बोलते हैं, डलनेस। और स्टिंजिंग जो होता है ये होता है कुछ ऐसा जो चुभने वाला हो, चुभने वाला, स्टिंजिंग, क्लियर, स्टिंजिंग। और फ्लैटरिंग जानते हो, फ्लैटरिंग होता है बटरिंग, ERING, बटरिंग होता है। या इसके लिए वर्ड आता है एडुलेशन, काफी अच्छा वर्ड आता है इसके लिए, एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी, चापलूसी। एडुलेशन जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है? चापलूसी के लिए, क्लियर। बटरिंग, एडुलेशन। एक और वर्ड आता है वैसे साइकोफेंसी, साइकोफेंसी, PHANCY। तो साइकोफेंसी जो वर्ड आता है ये भी किसके लिए आता है? चापलूसी के लिए, क्लियर। तो व्हेन यू एडमायर समवन मोर देन रिक्वायर्ड, तो उसके लिए वर्ड आता है क्या? चापलूसी कर रहे हो आप। तो साइकोफेंसी, बटरिंग, एडुलेशन। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? फर्स्ट। Select the word which means the same as the given group of words. Something that cannot be heard. कुछ ऐसा जिसको सुना ना जा सके, क्लियर। तो जिसको सुना ना जा सके, इनफॉलिबल होगा नहीं, क्योंकि इनफॉलिबल होता है फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स, ऑल मिस्टेक्स, जो कभी गलतियां नहीं करता, जो गलतियों से बिल्कुल कैसा हो? फ्री हो, जो कभी गलती ना करे, फ्लोलेस एकदम, क्लियर। तो उसे बोलते हैं इनफॉलिबल। इनकॉरिजिबल भी सुना होगा आपने। इनकॉरिजिबल होता है दैट कांट बी करेक्टेड, जिसे सही ना किया जा सके, दैट इज इनकॉरिजिबल। और आगे वर्ड इसमें ऑडिबल। ऑडिबल होता है जिसको सुना जा सके, तो ये भी नहीं होगा। इनऑडिबल, जिसको सुना नहीं जा सकता, वो क्या है? इनऑडिबल। अगर कुछ ऐसा है जो मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रहा है या मैं नहीं सुन पा रहा हूं, तो वो कैसा है मेरे लिए? इनऑडिबल है, क्लियर। इरिवोकेबल की अगर हम बात करते हैं, इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है अटल, अटल। अटल मतलब अनचेंजेबल, जिसको आप क्या नहीं कर सकते? परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इम्यूटेबल, इरिवोकेबल, या आप इसे बोल सकते हो क्या? अटल, क्लियर। एक और वर्ड आता है अटल के लिए, इनएविटेबल। जैसे बोलते हैं ना डेथ इज इनएविटेबल, डेथ कैसी है? इनएविटेबल है, जिसको टाला नहीं जा सकता, तो वो होता है इनएविटेबल, इनएविटेबल। ये आता है अटल के लिए, जिसको टाला ना जा सके, अटल, क्लियर। तो याद रखिएगा अटल, जिसको टाला ना जा सके। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। ये होता है अनचेंजेबल, जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके, और ये होता है इम्यूटेबल, दैट कैन बी अवॉइडेड, जिसको टाला ना जा सके। नेक्स्ट, हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज डैश। कोई ग्लास टेबल है, उसको कैसे हैंडल करना है? बहुत केयर से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैसी है। तो आप कहेंगे वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल होता है परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। तो कोई भी चीज ऐसी जो परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील, तो कोई चीज अगर परिवर्तनशील है तो वॉलेटाइल बोलते हैं उसे। डिक्टाइल का मतलब होता है टेंडर, टेंडर या डेलिकेट, कोमल को बोलते हैं डिक्टाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। तो कुछ भी ऐसा जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, फ्रेजाइल। और फ्यूगल जो होता है ये होता है माइजरली, माइजरली, पार्सिमोनियस। कंजूस के लिए आते हैं ना वर्ड, मोनियस, क्लियर। हैंड्स थ्रिफ्ट, हैंड्स थ्रिफ्ट, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, क्लियर। तो ये सारे वर्ड आते हैं किसके लिए? कंजूस के लिए। प्यूसिलैनिमस,
प्यूसिल एनिमस, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो ये सब आते किसके लिए? कंजूस के लिए। तो अब ये पूछ रहा है कि क्लास टेबल को बहुत, कांच की जो टेबल है बहुत कैसे ले जाना है, उसे संभाल के ले जाना है, हैंडल करना है, क्योंकि ये बहुत कैसी है? फ्रेजाइल है। कैसी है? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है ब्रिटल। एक और वर्ड आता है इसके लिए जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, दैट इज ब्रिटल। क्लियर? तो ब्रिटल का मतलब भी होता है फ्रेजाइल, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। क्लियर? याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला वर्ड है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वर्ड दिए गए कुछ, आपको इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। देखिए पढ़िए से। पहला जो वर्ड है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान। HUMILIATION, ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का जो सही मतलब होता है वो होता है अपमान। अपमान। क्लियर? तो ह्यूमिलिएशन अपमान को बोलते हैं, लेकिन उसमें सिंगल एल आता है, डबल एल नहीं आता। अगला वर्ड है बुके। बुके की अगर हम बात करें तो BOUQUET। क्लियर? बुके। बुके का मतलब होता है जो भी गुलदस्ता होता है फूलों का, उसे बोलते हैं, क्लियर, बुके बोलते हैं उसे। क्लियर? याद रखिएगा बुके। सरकाजम का मतलब अगर होता है, सरकाजम की अगर हम बात करें तो हम लोग बोलते हैं ना, सरकाजम ऐसी टिप्पणी जो बहुत ज्यादा किसी पर व्यंग्यात्मक हो, हंसी मजाक में आप कभी बहुत ज्यादा ताना टाइप का जो मार देते हैं हंसते हंसते, तो उसे बोलते हैं क्या? सरकाजम। सरकाजम होता है व्यंग्यात्मक टिप्पणी, व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक टिप्पणी। क्लियर? तो ऐसी टिप्पणी, ऐसी कमेंट जो काफी कैसा होता है? व्यंग्यात्मक होता है, रिडिकुलस कमेंट जो होता है। क्लियर? रिटेलिएट की स्पेलिंग अगर हम बात करें तो RETALIATE, रिटेलिएट। रिटेलिएट का जो मतलब होता है वो होता है प्रतिशोध लेना, बदला लेना, बदला लेना, बदला लेना, दैट इज रिटेलिएट। क्लियर? वर्ड होता है रिवेंजफुल, रिटेलिएट या रिवेंजफुल। तो बदला लेने वाला हो जाएगा रिटेलिएट, बदला लेना हो जाएगा, और रिवेंजफुल हो जाएगा जो प्रतिशोधी होता है, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये वर्ब है। अगला वर्ड है सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स की बात करें तो एक वर्ड होता है एक्सोडस। एक्सोडस आप लोग जानते हो, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कश्मीरी पंडित्स वगैरह का जो एक्सोडस हुआ था। एक्सोडस एक तरीके से भारी मात्रा में जब आप लोगों को कहीं से निकाल देते हो तो उसके लिए वर्ड आता है क्या? एक्सोडस। वैसे एक्सोडस के अलावा और भी वर्ड आते हैं, जैसे एक्साइल होता है एक, एक्साइल होता है एक वर्ड आता है, बैनिश, BANISH। क्लियर? तो एक वर्ड आता है एक्सपेल, एक्सपेल कर देना, किसी को निकाल देना। तो ये सारे वर्ड जो आते हैं किसके लिए आते हैं? निकाल देने के लिए, निर्वासित करने के लिए, निर्वासित करना, किसी को निकाल देना। क्लियर? तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? वेलकम हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। और क्या हो सकता है? एक्सोडस का मतलब निकालना होता है। क्लियर? तो एग्जिट तो ऑलरेडी निकालने के लिए होता है। डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान करना, रिफंड होता है वापस मंगाना। अराइवल, अपोजिट क्या हो जाएगा? वेलकम या अराइवल। अपोजिट पूछा है इसमें, तो एक्सोडस का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4, अराइवल। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब ये आप लोगों से एंटोनिम पूछ रहा है इसमें, और वर्ड दिया गया है आपको क्विक्सैंट। क्विक्सैंट की अगर हम बात करें तो ये डोरमेंट वर्ड होता है, डोरमेंट। क्विक्सैंट जो आता है किसके लिए आता है? डोरमेंट के लिए आता है। क्लियर? डोरमेंट जानते हैं आप लोग? इनएक्टिव, इनएक्टिव बोल सकते हो इसे, लेथार्जिक बोल सकते हो, लेथार्जिक, लेथार्जिक बोल सकते हो हम इसे, लेजी बोल सकते हो आप इसे, लेथार्जिक, लेजी। क्लियर? या आइडल बोल सकते हो, हालांकि आइडल का मतलब फालतू भी होता है और आलसी भी होता है। क्लियर? या इसके लिए वर्ड स्लगिश बोल सकते हो। तो ये सब कौन होते हैं? आलसी होते हैं। क्लियर? तो आलसी का क्या पूछा इसने? एंटोनिम पूछा। तो एंटोनिम पीसफुल होगा नहीं, क्या होगा? एक्टिव होगा। डिजेक्टेड होता है दुखी, और इंडिफरेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बोलते हैं ना, कंप्लीटली इंडिफरेंट टू आर्ट, साइंस और लिटरेचर, क्या बोलते हैं उसे? वन हू इज कंप्लीटली इंडिफरेंट टू आर्ट, साइंस और लिटरेचर, तो उसे बोलते हैं क्या? डिलेटेंट या फिलिस्टीन। तो इंडिफरेंट होता है बिल्कुल कैसा, जैसे कोई मतलब ही ना हो। और इंडिफरेंट के साथ याद रखिएगा, डिफरेंट जो वर्ड होता है उसका मतलब अंतर होता है। डिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है, लेकिन इंडिफरेंट के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो टू आता है। क्लियर? एग्जाम के एस्पेक्ट से याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन। अ सॉन्ग संग एट अ बरियल, किसी की जब दफनाया जाता है। देखिए, एक तो मैंने बताया था आपको इलेजी। इलेजी क्या होता है? ELEGY। इलेजी की बात करें तो इलेजी होता है अ मॉर्नफुल पोएम, अ मॉर्नफुल पोएम। ऐसी पोएम जो कैसी होती है? दुखद होती है। क्लियर? बहुत ज्यादा आपने पढ़ा भी होगा, अगर 12th आपने यूपी बोर्ड से किया है, या MA अगर आपने इंग्लिश से किया है तो आपको पता होगा। एक इलेजी है, इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। क्लियर? तो इलेजी होता है मॉर्नफुल पोएम, जो दुख भरी कविता होती है।
सोनेट जो होता है अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन्स। तो 14 लाइन की जो कविता होती है उसे सोनेट बोलते हैं। हालांकि अलग अलग होते हैं, पेट्रियार्कन अलग होता है, आपका शेक्सपियरियन सोनेट अलग होता है, इटालियन सोनेट। क्लियर। बैलेड की अगर हम बात करें तो बैलेड एक तरीके से सॉन्ग होता है, लेकिन वो पूरी स्टोरी को नरेट करता है। शॉर्ट स्टोरी हो कोई, उसको पूरी को नरेट करेगा ये सॉन्ग। क्लियर। तो इसे गाथा गीत बोलते हैं, गाथा गीत, गाथा गीत। सॉन्ग होगा लेकिन उसमें एक स्टोरी होगी पूरी पे। हाइम की अगर हम बात करें तो हाइम जो होता है ये भजन होता है, भजन। क्लियर। और डर्ज की अगर हम बात करें तो डर्ज होता है सॉन्ग संग एट बरियल। तो बरियल पर दफनाने के समय जो सॉन्ग गाया जाता है उसे बोलते हैं डर्ज। क्लियर। तो याद रखिएगा ये सारे वर्ड। नेक्स्ट, ग्रामेटिकली एरर पूछ रहा है, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। अगर यहां तक बात करें तो इसमें कोई एरर नहीं थी, लेकिन टाइम एक्सप्रेशन जुड़ गया इसमें। क्या? व्हेन आई वाज ओनली 5, जब मैं 5 साल का था तब तैर सकता था, बहुत तेज तब तैर सकता था जब 5 साल का था। तो कैन का पास्ट क्या होना चाहिए? कुड होना चाहिए। तो एरर जो है वो किसमें? कैन में है, या कैन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कुड होना चाहिए। आई कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। क्लियर। क्योंकि आई का टेंस किसमें दिया गया? पास्ट में। तो टाइम एक्सप्रेशन अगर पास्ट में तो सीधी सी बात है कैन का पास्ट क्या होगा? कुड होगा। हार्ड नट टू क्रैक, समथिंग विच इज हार्ड नट टू क्रैक, दैट मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्लियर। तो अगर हम बात करें टू क्रैक द एसएससी एग्जामिनेशन, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट्स समथिंग या इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। क्लियर। इसको क्रैक करना कैसा है? बहुत ज्यादा टिपिकल है। तो हालांकि टिपिकल तब तक है जब तक आप लगातार कंसिस्टेंसी से किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हो, बशर्ते आप अगर थोड़ा सा मेहनत भी करते हो तो आप कंसिस्टेंसी के साथ रहते हो, थोड़ा पढ़ते हो, ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहते हो। उसमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि सैटरडे है तो चलो आज मूवी देख लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कंसिस्टेंट रहते हो तो कोई भी एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। तो अ हार्ड नट टू क्रैक की अगर हम बात करें तो यहां पर जो ऑप्शन होगा डिफिकल्ट प्रॉब्लम। कैसी समस्या? कठिन समस्या। क्लियर। कठिन है, नामुमकिन नहीं बोल रहा है। नेक्स्ट, द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द विनिंग द ट्रॉफी। कैप्टन यानी प्लेयर्स के अलावा कैप्टन जो है वो भी रेस्पॉन्सिबल है ट्रॉफी जीतने का। तो एज वेल की अगर हम बात करें तो यहां पर एज वेल एज होगा पूरा वर्ड। क्लियर। और एज वेल एज क्या होता है? एक प्रेपोजिशन होता है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये क्या होगा? फिर ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेपोजिशन या वर्ब के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन या वर्ब का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया पूरे सेंटेंस में, प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? कैप्टन। अगर सब्जेक्ट कैप्टन हुआ तो सीधी सी बात है कैप्टन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वॉज आएगा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वॉज। सही जो होगा वो क्या होगा? द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वॉज। क्लियर। नेक्स्ट, however they ignore the truth that progress and success are proportional to the labor they put in. The general human tendency is to find fault in the policies framed by the government. They blame the government for their slow progress, expecting miracles and magical transformation in their life. So people openly criticize and condemn the policy makers. बिल्कुल वर्तमान में जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उससे रिलेटेड इसमें बात कही गई है। और ऐसा नहीं है कि जो कंडेम करते हैं या हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो वो केवल हवाई क्रिटिसाइज करते हैं। कभी कभी कुछ गवर्नमेंट ऐसे काम भी कर देती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल गवर्नमेंट को बताया गया है कि किस तरीके से लोगों को भी समझना चाहिए। वो सारी बातें इसमें की गई है। ये कह रहे हैं जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, जो लोगों की जो टेंडेंसी होती है, क्लियर, वो क्या होती है? इज टू फाइंड फॉल्ट। क्या ढूंढना? कमियां ढूंढना। किसमें? इन द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। जो पॉलिसीज बनाई जाती है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ये कह रहा है कि जनरल टेंडेंसी जो होती है वो क्या होती है? कमियां ढूंढना। किसके बारे में? पॉलिसीज जो बनाई गई है किसके द्वारा? गवर्नमेंट की। आप सोच रहे होगे आप लोग डायरेक्ट बी को ही उठा। मैंने बी को इसलिए उठाया क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रोनाउन से कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, प्रोनाउन बाद में आएगा, पहले हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। क्लियर। इसलिए मैंने बी को चुना। तो ऑप्शन क्या होगा? पहले ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए टाइम बचाने के लिए आप सीधा सीधा अगर ऑप्शन शुरुआत हम बी से कर रहे हैं, क्योंकि यहां से भी शुरुआत नहीं होगी, दे से शुरू हो रहा है। क्लियर। सो पीपल, इसलिए पीपल क्रिटिसाइज करते हैं तो यहां से भी शुरुआत नहीं होगा। तो अब देखिए टाइम अगर आपको बचाना है, आपको एग्जामिनेशन में एलिमिनेट मेथड से चलना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट होते हैं हमारे पास। तो वहां अगर और सब्जेक्ट्स को हमें समय देना है तो वहां पर हम इसको ही ले सकते हैं, क्योंकि ये कहां से शुरू हो रहा है? बी से शुरू हो रहा है। क्लियर। तो बी के बाद डी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं जनरल ह्यूमन टेंडेंसी जो है वो कमियां ढूंढने की है पॉलिसीज में जो फ्रेम की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर। यहां से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक। अब आगे डी कह रहा है सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर। इसलिए जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो खुल के एकदम क्या करते हैं? आलोचना करते हैं
किसकी, पॉलिसीज मेकर, जो नीति निर्माता हैं, उनकी नीति निर्माता हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो बी के बाद डी हो सकता है। उसके बाद कह रहा है दे ब्लेम द गवर्नमेंट, कौन ब्लेम करता है गवर्नमेंट को, पीपुल, जो क्रिटिसाइज कर रहे मेकर्स को वही क्या करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। तो बी के बाद आ गया डी, और डी के बाद क्या आ गया, बी के बाद डी आ गया, डी के बाद यहां तक हो गया, डी हो गया, पहले डी को समझ लेते हैं। सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम्ड, यहां तक हो गया, बी के बाद डी। दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस, तो वे ब्लेम करते हैं स्लो प्रोग्रेस के लिए, कौन ब्लेम करते हैं, यही लोग। तो पीपल के लिए आ गया दे, तो दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, और क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जादू हो, कोई मिरेकल्स हो जाए या मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए उनकी लाइफ में, क्लियर। तो बी के बाद आ गया डी, और डी के बाद हमने ले लिया सी। हाउएवर, फिर भी दे इग्नोर द ट्रुथ, फिर भी वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं किसको, ट्रुथ को। दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस आर प्रोफेशनल टू द लेबर दे पुट इन, कि जो प्रोग्रेस है, जो सफलता है, वो क्या है, बिल्कुल प्रोफेशनल है, किसके, लेबर के, जो कार्य वे करते हैं, क्लियर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी डी सी ए, ऑप्शन जो होगा वो होगा बी डी सी, ऑप्शन सेकंड, क्लियर, याद रखिएगा, ठीक, ऑप्शन हो जाएगा बी डी सी ए। नेक्स्ट एंड द लास्ट, ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रूम का किराया कितना है, उसने किससे कहा, होटल रिसेप्शनिस्ट से। तो सीधा सीधा देख लेते हैं, क्या पूछा उसने, कैन से शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव है, तो सीधी सी बात है आस्क्ड एनक्वायर्ड ऑफ आ जाएगा, ठीक, सभी में आ रहा है। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट इफ आ गया तो यहाँ दैट का कोई मतलब नहीं, आप सभी जानते हो कि इंटरोगेटिव में कंजंक्शन या तो इफ लगता है या वेदर लगता है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस तो। ही एनक्वायर्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कैन टेल, तो कैन का पास्ट जो हो जाएगा वो कोड हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स, ये हो सकता है, लेकिन अभी इसके साथ नहीं जाएंगे। He asked the hotel receptionist if he could tell him the tariff of rooms, तो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा, he asked that hotel receptionist if, कि क्या के लिए if आ गया, कंजंक्शन if आ गया, you according to receptionist he हो गया, क्लियर, कैन का पास्ट क्या हो गया, could हो गया, tell him me according to he हो गया, तो him आ जाएगा, the tariff of the room, तो ऑप्शन हो जाएगा 4, क्लियर। तो ये आपका आज प्रैक्टिस सेट था, होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और आपको अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेहनत करिए अच्छे तरीके से, और कोशिश कीजिए कि इस बार ही आपको जॉब मिल जाए। थैंक यू।